आसिम बट हमारे अहद के उन तख्लीकारों में से हैं जिनकी मौजूदगी महज एक अदबी शनाख्त नहीं बल्कि एक फ़िक्री हवाला है। वो उस रिवायत से जुड़े हुए हैं जहाँ अदब महज इजहार नहीं बल्कि सवाल, तशवीश और मानवियत की तलाश बन जाता है। उनका तख्लीकी शऊर आलमी अदब बिलखसूस काफ़का से मुकालमा करते हुए तर्जुमे के उस पेचीदा अमल तक पहुँचता है जहाँ ज़बान महज ज़बान नहीं रहती बल्कि ताकत, सियासत और तहजीबी शऊर का मसाला बन जाती है। आसिम बट का इम्तियाज़ ये है कि वो साइंस फ़िक्शन, तर्जुमा और फ़िक्शन के दरमियान ऐसी राहें निकालते हैं जहाँ अदब अपने अहद की फ़िक्री उलझनों से बराह रास्त मुकालमा करता है। वो उस सवाल को भी बेनकाब करते हैं कि हमारे अहद में नावल को क्यों मरकज़ियत दी गई और शायरी को किस तरह पस मंज़र में धकेल दिया गया। ये महज अदबी इंतखाब नहीं बल्कि ताकत के निज़ाम की एक सूरत है। यूँ आसिम बट को सुनना दरअसल अदब को एक ज़िंदा, मुतहर्रिक और फ़िक्री तजर्बे के तौर पे सुनना है, और यही बात उन्हें हमारे अहद की एक अहम, संजीदा और तकरीबन असातीरी अदबी आवाज़ बनाती है। आदाब आसिम साहब, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपके साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम आपका एक गायबाना तारुफ तो था क्योंकि हम आपकी किताब पढ़ चुके थे, नॉवेल आपका पानी पे लिखी कहानी, और आपके तराजिम से मैं बहुत पहले वाकिफ हुआ। जब मैं बहुत यंग था तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई काफका की कहानियां पढ़ो और फला तराजिम मौजूद हैं वो जाके पढ़ो। तो मैंने फिर गया और बाय किया मैंने, तो मैंने वो मुझे बहुत मुतासिर किया उन तराजिम में। मुझे लगा वो बहुत क्लोज थे उस टेक्स्ट से और उसकी सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। और फिर मैं बहुत अरसे बाद दोबारा जब बॉर्खेस को पढ़ रहा था तो बॉर्खेस की मेरे पास अंग्रेजी के अंदर तो चीजें थी मौजूद, लेकिन मुझे ख्याल आया कि चलो चलो उर्दू में भी निगाह डालते। तो फिर मैंने देखा कि आपने बॉर्खेस का भी आपने तर्जुमा किया हुआ है। तो मुझे अब पहला मैं आपसे चाहता ये हूँ कि वैसे हमने सोचा ये था कि पहले नॉवेल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि बात यहाँ आ गई है तो बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जरा बताइए कि ये इतने मुश्किल नॉवेल निगार जो 20वीं सदी के सबसे इंतहाई मुश्किल तरीन नॉवेल निगार हैं, इनको आपने क्यों पिक किया और क्या चीज है कि जिसकी वजह से आप इतने अट्रैक्टेड हैं इन नॉवेल निगारों में, बॉर्खेस और काफका? अभी मैंने एक मुराकामी की कहानियों का भी तर्जमा किया, नाइस, और वो भी अजमल कमाल छाप रहे हैं उसको, तो वो भी कोई 500-600 सफ़े की किताब बन जाती है। सही। तो काफका का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक छोटे से वाक़ये से हुआ। मैंने कहानी भेजी, माहिनो एक रिसाला है सही सही लाहौर में, तो उसकी चीफ एडिटर थी उस ज़माने में किश्वर नाई। अच्छा, वाह, किशन नाइस साहब जी, तो उनको मैंने कहानी दी अपनी, बहुत डरते डरते, क्योंकि उनके बारे में आम तासुर ये था, ये ठीक भी था कि वो सख्त मिजाज तो नहीं लेकिन सख्त एडिटर थी। अच्छा अच्छा। तो यानी कि सीनियर्स को भी वो कह देती थी बात का कि भी आप क्या लिख के लाए, तो ये तासुर था। तो मैं एक दिन चला गया, डरते हुए उनको कहानी दी। उन्होंने वो कहानी मुझे कुछ अर्से के बाद एक छोटे से, नहीं, जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे अपना एड्रेस लिखा है। तो मैंने कहा नहीं, लिखो, तो वापस कैसे भेजूंगी? तो मैंने एड्रेस लिखा, वो कहानी उन्होंने मुझे वापस दी। अच्छा, उसमें कुछ सजेशन दी उन्होंने। उसके बाद मैंने उनको एक और कहानी भेजी, तो वो उन्होंने छापी। जो कहानी छापी उसका एक मुझे उन्होंने खत भेजा, और वो 3 या 4 लाइनों का खत था। उसमें वो उन्होंने लिखा कि भी ये तुम्हारी उम्र के हिसाब से अच्छी कहानी है, इसलिए मैं छाप रही हूँ, लेकिन ये कि तुम काफका और कामियों की असर से निकलने की कोशिश करो। अच्छा। तो तब तक मैंने काफका कामियों की मिथ ऑफ सिसिफस पढ़ी थी, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में, एमए के सिलेबस में शामिल थी, लेकिन काफका का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ नाम सुना हुआ। उनकी इस बात से मुझे फिर शौक पैदा हुआ। मैंने फिर काफका का ट्रायल पढ़ा, और उसके बाद फिर कहानियां, फिर एक मुझे किताब मेरे हाथ लगी जो जाहिद डार हमारे को सीनियर शायर गुजरे, तो उन्होंने वो किताब साहब ने बड़ा तस्करा किया उनका। जाहिद डार बहुत हमारे सीनियर, बहुत ही कमिटेड शायर गुजरे, तो उन्होंने मुझे वो किताब
तोहफतन दी। वो नसर मलिक हैं, पता नहीं है कोपेनहेगन वगैरह में। तो वो उन्होंने कहा जी ये मेरे बड़े भाई हैं, यानी काफका को उन्होंने कहा ये मेरे बड़े भाई हैं, तो ये तुम पढ़ो उसमें। वो किताब अभी मेरे पास है। तो मैंने उस जमाने में मेरी ये आदत थी कि मुझे जो चीज अच्छी लगती थी अंग्रेजी पढ़ते, मेरा ज्यादा मुताला जो रहा शुरू में वो ये अंग्रेजी में जो लिखा गया था या तर्जमा जो हुआ है वो उसका था। तो मैं साथ साथ उसको उर्दू में तर्जमा करता रहता था। सही सही। तो बाज का ये भी होता है कि आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो आपको बाद में याद नहीं जाता कि आपने अंग्रेजी में पढ़ी थी उर्दू में, क्योंकि जब अंग्रेजी में पढ़े हो तो आप उसका तर्जमा करते रहते हैं साथ साथ। बिल्कुल। उस तरह मैंने फिर काफका की कहानियों के तराजम देना शुरू की, और मैंने जो जो पढ़ता गया मैं पहले उसको तर्जमा किया, और मैं फिर उसका डाई हैड फैन तकरीबन बन गया। तो मैंने उसके जो दिबाचा लिखा उसमें काफका कहानी है, उसमें मैं लिखा कि मैं काफका को तब भी जानता था जब मैंने इसे नहीं पढ़ा। वाह। तो ये मिजाजों का जो एक इश्तराक है वो बाज़ औक़ात ये ज़मानी और मकानी बहुत से मुहावरा होता है, या उस फासले को खत्म कर देता है। तो आप हो सकता है कि कब्र मसीह का कोई आदमी हो जिसके मिजाज से आप मिजाज की तारें मिलती हों, तो आप समझे कि कोई मुझ जैसा पहले भी था या उस जैसा मैं हूँ, इस तरह की बात। तो काफका के यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब अब तो मैं उस पर कुछ तफसील से भी बात कर सकता हूँ। बस एक मुझे काफका की बात जो बहुत ही शानदार लगी वो ये कि उन्होंने अपने फिक्शन में ये तय कर लिया कि कोई भी जो किरदार है मैंने वो अमूमी किरदार नहीं डालना उसमें, यानी उनके जो भी किरदार आप देखें वो अजीब गरीब है। कोई बंदर है वो बातें कर रहा है, कोई कुत्ता है वो अपनी तहकीकात की बात कर रहा है, कोई एक चूहा है जो बिल में रहता है वो उसकी बात कर रहा है, एक आदमी है कि मैं उसी का तस्करा कर रहा है, वो जब उसको फाका कशी का शौक है, और एक फनकार है जो झूलों में रहता है, यानी जो करतबाज होते हैं, बिल्कुल, तो वो जमीन पे उतरते ही नहीं। इस तरह के उसके किरदार है सारे के सारे। कायाकल्प में कीड़े का किरदार है, और एक शख्स है जिसको के डांसिंग बॉल्स मिल जाते हैं, तो वो अलमारी खोलता तो उसमें 3-4 बॉल मिलते हैं, वो डांस कर रहे हैं, और वो इस तरह के किरदार उसको। या एक शिकारी है जो मर चुका है, तो उसकी ताबूत में उसकी लाश पड़ी हुई है, तो वो ताबूत एक कश्ती में रखा हुआ है, तो कश्ती जगह जगह जाती है, रुकती है, तो वहां पे वो उसको ताबूत से बाहर निकल के वहां के लोगों से बात करते हैं। तो उसका कोई किरदार भी जो है वो अमूमी नहीं है, बिल्कुल। उसने एक तो मुझे ये बात उसकी यानी ये जो नयापन है और ये जो उसकी ख्वाहिश है, तो उस ख्वाहिश की जो उसने जिस अमली सूरत जो उसके फिक्शन में है, इससे मुझे बहुत इंस्पायर थी। क्योंकि मैंने आम जो सांचे हैं सोच के या फन के, उसके मुताबिक नहीं चलना, मैंने नई राह निकाली। लेकिन और भी असल तो उसकी खूबियां इसके अलावा है कि वो कहते हैं कि जी काफका ने मतलब मैं कैफियत का मैं तस्वीर करता हूँ कि आप कभी एक झुटपटे कैफियत होती है ना, कि जिसमें आप जाग गए हैं लेकिन जागे नहीं, और सोए हुए हैं लेकिन सोए हुए नहीं, तो वो इसके दरमियान की कैफियत होती है कि आप जाग गए हैं लेकिन असल में आप जागे नहीं है। एक नींद की तार भी जुड़ी हुई है, और जो बेदारी का है वो एक रोशनी भी हो रही है। उस कैफियत में आपकी जो सेंसेस है मुख्तलिफ हो जाती है, आपको आवाजें मुख्तलिफ सुनाई देती हैं, तस्वीरें मुख्तलिफ सुनाई देती हैं, आपके जो दाखिली तजुर्बात है मुख्तलिफ हो जाते हैं, बिल्कुल। उस कैफियत को मेरा ख्याल है काफका ने कैच कर लिया। उसने कहा नहीं, हकीकत ये जो जहाँ पे हकीकत और ख्वाब की सरहदें मिलती हैं, एक तहलील होती है, वो एक मंतका है अलग से, वो एक जुटपटे का मंतका है कि जिसमें जो हकीकत है वो तो हम तो हकीकत दो तरह से नापते हैं ना, एक ख्वाब है हकीकत है, तो तीसरे को इग्नोर कर देते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक ग्रे एरिया है, कायनात है पूरी, तो वहां बैठ के हम देखते हैं कि ये चीजें किस तरह नजर आती हैं।
ताल्लुकात और शायद 20वीं सदी का इसीलिए बहुत अहम राइटर है काफका, क्योंकि 20वीं सदी तो सोशल रियलिज्म का डोमिनेंट मोड था राइटिंग का। लोग हकीकत यानी एक विंडो क्रिएट करते थे जिसके रियलिज्म की, जिसकी मदद से वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि उनकी हकीकी समाजी दुनिया किस तरह की। लेकिन उसने बिल्कुल एकदम रियलिज्म है ना जी, उस पर आपने लिखा। अब जो नया फनकार आया है तो वो तो अब ये नहीं चाहेगा कि मैं दोस्तोयेवस्की की तरह या फ्लाबियर की तरह लिखूं, तो वो इसमें कोई नई बात ऐड करना चाहेगा, तो फिर आप नए जाविये तलाश करते हैं हकीकत के। तो उन्होंने एक तीसरी आंख, जिसे हम शिव की आंख कहते हैं ना, बिल्कुल वो उन्होंने अदब की एक तीसरी आंख है जो काफ्का ने खोली कि हकीकत का ये एक रूप भी है। और इसमें देखें कि आपका जो दाखिली और खारजी जो तजुर्बा है वो क्या बना, और वहां से जब हम उस खिड़की से या उस मंतके से जब हम हकीकत को देखते हैं तो हमें बहुत से नए पहलू ऐसे नजर आते हैं कि जो मसलन आपकी अगर जो सेंसेस है वो 3 डायमेंशन है, ठीक है, तो अगर किसी तरह से आपकी 4th डायमेंशन भी ओपन हो जाती है तो ये जो 3 डायमेंशन तो है ना कि विड्थ है और डेप्थ है और हाइट है, एक चौथी डायमेंशन हो जाती है, तो फिर हर चीज आपको एक मुख्तलिफ तरह से नजर आएगी। बिल्कुल, जो चौड़ी है वो चिपटी नजर आएगी, जो इस तरह जो गोल है वो आपको हो सकता है कि वो किसी और तरह के कर्व के साथ नजर आए। तो उसने तीसरी आंख अदब ने खोली और हमने उसको दुनिया को एक नई नजर से देखा, और ये उसी के लिए मुमकिन था क्योंकि वो उस तरह का एक प्रोफेशनल अदीब नहीं था। तो जिस तरह के प्रोफेशनल लोग होते हैं, मकाला भी लिख रहे हैं, मजमून भी लिख रहे हैं, फलां भी कर रहे हैं, फिक्शन भी लिख रहे हैं, ये प्रोफेशनल अदीब की एक पहचान है। बिल्कुल नहीं, उसने प्योर एक जो एक सेंट लाइक एक एटीट्यूड होता है, बहुत जबरदस्त कि आपने फनाफिल लिटरेचर हो गया जिसा दोस्तोयेवस्की है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो भी फनाफिल अदब था। बिल्कुल, तो वही लोग हैं जो फिर इंसानी जात के उन गोशों तक रसाई पाने में कामयाब हो जाते हैं जिन तक के एक आम आदमी की रसाई मुमकिन ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, या उन आवाजों को सुन लेते हैं जो एक आम आदमी नहीं सुन सकता। बिल्कुल, उन चेहरों को देख लेते हैं, उन बातों को समझ लेते हैं, उन मंजरों को देख लेते हैं कि जो आम आदमी की रसाई में, यही बड़े आर्ट का जो कमाल है। बिल्कुल, कि वो एक इस तरह की स्ट्रेंजनेस को क्रिएट कर दे। 2 बातें हो गई, तीसरी बात जो है वो जिसपे बहुत बात होती है वो है उनका एक काफ्का का जो एक 20वीं सदी के इंसान का अलमिया जो बहुत अच्छी बात है, वो उसने अपने किरदारों की सूरत में, असल किरदार सारे मसक़शुदा हैं, चाहे वो ट्रायल का वो के हो या कैसल का के हो, तो वो सारे मसक़शुदा है, अपनी शनाख्त की तलाश में गुम है, और वो एक जो अथॉरिटी है जो कि अनसीन और अननोन है वो उसके ज़ेर असर है। बिल्कुल, तो उस शिकंजे से में फंसे हुए, यानी एक अजीब तरह की सूरत उसने बयान की, और ये 20वीं सदी का अलमिया था। मार्किस अपनी वो एक किताब में लिखता है, जो उसकी बायोग्राफी जो लिखी है किसी ने अमरूद की महक के नाम से, तो उसमें वो लिखता है कि मैंने जब काफ्का का कायाकल्प पढ़ा तो मुझे पहली दफा ये एक अजीब तजुर्बा हुआ कि कहानी ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो इस तरह मुख्तलिफ होने से क्या मुराद है, ये आपको काफ्का या इस तरह के जो चंद एक लोग हैं उनको पढ़ के समझ आता है कि मुख्तलिफ होने से क्या मुराद है। एक तो मुख्तलिफ होना होता है जैसा खुद वाकिस था, जो सारा बागो है, यानी मुख्तलिफ लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन एक मुख्तलिफ होना होता है जिसका दोस्तोयेवस्की है या काफ्का है, ये तो सेंट्स है ना। बिल्कुल, ये मुख्तलिफ होना आपके लिए मुमकिन नहीं साबित होता, ये शौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ये वो लोग आए ही इसलिए थे कि वो ट्रायल और कैसल लिखे और चंद कहानी लिखे और चला गया, उसने दुनिया में कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ना नौकरी अच्छी की, ना पैसा कमाया, ना उसने शादी की, कुछ भी नहीं किया उसने, वो इसी काम के लिए आया था। और यही आप दोस्तोयेवस्की वगैरह या इस तरह इस कबील के जो लोग हैं, बिल्कुल सही, कि जो फनाफिल अदब थे और उन्होंने एक नए आफाक उन्होंने बा कर दिए पढ़ने वालों के लिए। और अदब का ये जो इस तरह के लोग हैं वो सदियों के बाद कोई एक आता है। बहुत जबरदस्त, बहुत आपने बहुत शानदार इसके ऊपर यानी इल्यूमिनेट किया इन आइडियाज को। अब मैं एक सवाल, 2 सवाल है मेरे ध्यान में, दोनों ही सवाल कर देता हूँ एक साथ ताकि मेरे ज़हन से हाफ़िज़े से बसर ना जाए वो सवाल। एक तो ये कि जो आप ट्रांसलेशंस करते हैं
क्या ये ट्रांसलेशन जो है, मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े जो हमारे अदीब हैं, जैसे कि मंटो है, मंटो ने भी जापान अपना रशियन अदब के तर्जुमा किए, फ्रांसीसी अदब के तर्जुमे किए। इसी तरीके से और भी हैं, कुरतुल हैदर साहिबा ने तर्जुमे किए, अस्करी साहब ने किए, और हमारे इंतजार साहब ने भी किए। तो क्या आप, एक तो ये कि क्या आप इसे एक क्रिएटिव एक्ट के तौर पे देखते हैं ट्रांसलेशन को, और दूसरा क्या ट्रांसलेशन जो है वो आपको लगता है कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन पेश करती है उस टेक्स्ट की? आपको लगता है लैंग्वेज जो एक लाइफ फॉर्म होती है और वो खास तरह की जबान के अंदर बयान हुई भी होती है, आप उसको कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने मुहावरे और अपनी जबान के अंदर, आप उससे क्लोज किसी तरह की रिप्रेजेंटेशन करते हैं? और दूसरी ये कि क्या इस तरह के जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपको, आपकी जो तहरीरें हैं, आपने जो लिखा उसके अंदर आपको हेल्प करती हैं, और आपको लगता है कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, जो और लिखने वाले हैं, जो मजीद अब आएंगे लिखने वाले, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सवाल दो बातें ना जी। मैं मुझे वो याद आ रहा है, उनका अमेरिकन पोइट थे जो हेमिंगवे के उस्ताद भी थे, इलियट को भी उन्होंने सरपरस्ती की। सही। क्या नाम था उनका? हेमिंगवे के उस्ताद। हेमिंगवे के सीनियर भी थे। जेम्स जॉयस को भी उन्होंने, उनका नावल नहीं छप रहा तो वो, यानी वो एक बड़े शायर पोइट थे, मुझे बहुत बड़ा नाम है। एमर्सन होगा? नहीं, एमर्सन नहीं तो फिर विटमैन तो नहीं, पोइट थे वो एक, यानी कि हमा जैद जैसा भी शख्सियत, बड़ी शख्सियत होती है, वो जेम्स जॉयस का नावल नहीं छप रहा था। अच्छा। तो वो उनकी रिकमेंडेशन पे छपा। अच्छा। इलियट ने जो अपनी वेस्टलैंड एडिट करवाई वो उन्होंने की। अच्छा। अभी इतना बड़ा नाम एज़रा पॉन्ड। एज़रा पॉन्ड। अच्छा। एज़रा पॉन्ड ने कहा, वो हेमिंगवे ने कहा जी मुझ पे वो एक राइटर्स ब्लॉक से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती, तो उन्होंने कहा तर्जुमा करो। तो इसकी वजाहत उन्होंने ये की कि जो शिकारी है वो हर वक्त शिकार तो नहीं करता, लेकिन अपने हथियार चमकाता रहता है। वाह। ताकि जब भी शिकार मिले तो ये हथियारों से धोखा ना दे। वाह, बहुत। तो ये जो तर्जुमा करना है, ये अपने आप को हर वक्त एक उस कैफियत के लिए अलर्ट रखना होता है कि जब भी आप पे वो कैफियत आए तो आप उसके लिए तैयार हो। वाह, बहुत जबरदस्त। एक तो ये तैयारी की एक की सूरत भी है तर्जुमा, लेकिन तर्जुमा इसलिए भी जरूरी है कि ये एक विंडो खोलती है दुनिया की तरफ। यानी आप जिस जुबान में बैठे हुए हैं तो आपको नहीं पता कि दूसरी जुबानों में, दुनिया में जो अजहान है वो क्या सोच रहे हैं, उनमें क्या फिक्री तौर पर या तख्लीकी तौर पर क्या करवटें पैदा हो रही हैं और क्या इनकलाबात आ रहे हैं। तो वो जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आप उस उजाले को या उस जो एक तजर्बे की जो एक नुदरत है उसको आप अपने में किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है कि ये तो एक एडवेंचर होता है तर्जुमा, मेरा ख्याल क्या है, खास तौर पर लिखने वाले के लिए। वो इस तरह के आपने, एक शख्स ने जंगल में से गुजरा तो अब वो गुजर गया, तो आप उसके कदमों के निशानों पर अपने कदम रखते हुए उस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं, ये उस तमाम तजुर्बे से गुजरने की कोशिश करते हैं जिससे वो गुजरा होता है। तो ये उसको रियलाइज करने की एक कोशिश होती है कि जो उसने तजुर्बा किया, आप उसको एक रियलाइज, यानी दोबारा से जिंदा रिक्रिएट कर रहे हैं, आप रिक्रिएट कर रहे हो, उसको रिलिव करना अपना करते हैं आप उस तजुर्बे को। तो ये एक ऐसी कोशिश है कि जिसमें से आप बार बार जब गुजरते हैं तो फिर आप खुद भी किसी वक्त अपने तौर पे एक जंगल में से गुजर के और रास्ता निकालने के काबिल हो जाते हैं। तो ये एक तरह की रियासत है लिखने वाले के लिए कि वो जब खुद मैदान में उतरे तो उसको मालूम हो कि भी किन किन दुश्वारियों से किस तरह। अच्छा, आपको पता है कि आपके अलावा किन लोगों ने तर्जुमे किए हैं काफका के? चंद लोगों ने किया। एक बहुत अहम नाम भी है हमारे नैय्यम मसूद ने, जिन्होंने किया। उनका अजमल नहीं यहाँ छपा, कैनेडिया में छपा, बहुत कमाल पहले तर्जुमा छप गया। आपका तो 22 साल पहले छप गया, इससे पहले। हाँ, ज्यादा में छपा था। हाँ। तो उस जमाने में मैंने MA किया था और मैं बेरोजगार था, तो मैंने वो 1-1.5 साल जो है वो उसकी दुनिया में गुजारा है काफका में।
तो मेरा ये काम था कि आपको लगा नहीं काफी डिप्रेसिंग है? वो बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत खासतौर पर मुझे वो कहानी बहुत जो मैंने आपके तर्जुमे की सूरत में पहली दफा पढ़ी थी, वो जो उसने अपना एक लेटर लिखा अपने फादर बाप के नाम। वो बहुत बहुत खौफनाक था। वो पढ़ के आदमी को हलचल मच जाती है रूह के अंदर हाँ। कि उसने किसकी कैसी उसको हाँ। यानी और देखें ये अक्सर लोगों का हाल नहीं होता, बाप और बेटे के दरमियान जो एक तनाव की सूरत है, यानी तमाम तर मोहब्बत और शफकत और तरबियत के बावजूद वो एक तनाव की सूरत होती है, क्योंकि उसने उसकी जगह लेनी होती है एडपस। हाँ, तो ये तनाव तो होता है, लेकिन ये बाज सूरतों में ये ज्यादा इस तरह का सफाकाना भी हो जाता है, जिस तरह के इसके मामले में हुआ। और वो अगर आप उसके बाप की नजर से देखें तो वो किसी हद तक ठीक भी है, और वो एक प्रैक्टिकल आदमी है, ठीक है, उसने कारगर आदमी है, प्रैक्टिकल पुरजोश आदमी है, पूरा एतमाद आदमी है। उसके बिल्कुल बरक्स वो उतने ही गैर अमली है, मिजाज का वो दब्बू जिसा कहते हैं वो है, अपना एक खिलवत पसंद है, और अपनी तख्लीकी जो एक है दुनिया है उसके अंदर रहने वाला, अलग अलग थलग रहने वाला और रिजर्व किस्म का, जिसका कि एक राइटर हो सकता है, जिसका कि काफका जैसा राइटर हो सकता था, लेकिन वो उसके बाप की समझ से बिल्कुल बाला था, बिल्कुल बियॉन्ड होगा यकीन। नतीजा ये हुआ कि अब बाप उसका कोई पढ़ लिखा तो था नहीं, कारबरी आदमी था, तो उसको उसका रिएक्शन यही बनता है। कोई भी बाप उसकी जगह पे होता है तो वो शायद इससे कुछ बहुत मुख्तलिफ और बहुत अनसेटल्ड भी रहा है। काफका अपनी जिंदगी के अंदर उसकी जो मंगेतर थी, जैसे उसकी टूटी फैमिली, आई थिंक नाम तो नहीं, फेलिक्स थी एक, मेलिना थी, फिर आखिर में मेलिना के वो लेटर्स ही कितने पोएटिक लेटर्स, उसके अफोरिज्म्स अगर आपने आपकी निगाह से गुजरो, वो भी एक एक लाइन के वन लाइनर्स हैं बात दफा, लेकिन बहुत कमाल है, कोई तर्जुमा किए उसमें। और एक उसमें बड़ा शानदार है, कहता है जी एक जो एक है जो उनका यहूदियों का होता है, एक आलम होता है, उसको किसी ने दूसरे आलम में दावत दी आने की, तो चूंकि इसकी मर्जी नहीं थी जाने की, तो इसलिए एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई वहां पे जो आसमान तक जाती है। दो तीन लाइनों का है। इसी तरह उसके बहुत सारे हैं, और वो एक कानून की दहलीज को एक बड़ा शानदार उसका छोटी सी कि वो जाता है, कहता है मैंने कानून तक पहुंचना है, तो दरबान कहता है कि ये गेट है, इंतजार करो वहां पे। तो उसकी उम्र गुजर जाती है, वो उससे बार बार दरखास्त करता है, अपने वो जो खाने के लिए लाया होता है वो भी दे देता है, अपना सारे माल असबाब भी दे देता है। आखिर जब मरने के करीब होता है तो वो उसे कहता है कि तुम दरबान हो, तो इससे आगे क्या? कहता है इससे आगे उससे बड़ा दरबान है, तो मुझे तो तुम चलो गुजर भी जाओगे, लेकिन उससे तो नहीं जीत सकते, तो अगर उसको भी जीत गए तो उससे आगे एक और उससे ज्यादा जालिम एक आदमी है। तो आखिर में पूछता है कि भाई मैं इतने मेरी उम्र गुजर गई तो और कोई क्यों नहीं आया यहाँ पे? तो कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए था गेट, और मुझे लगता है कि ये मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि तुम मर रहे हो, अब इससे यहाँ कहानी खत्म हो गई। तो क्योंकि खुद भी वकालत के शोबे से जुड़ा हुआ था, तो वो तो बहुत इंस्पायरिंग है। उसके अंदर अब अभी जस्टिस नहीं मिलने वाला, तो ये हम तर्जमे पे बात करें तो राइटर का जो एक तर्जमे के साथ जो ताल्लुक है, वो तो एक रियासत का ताल्लुक भी है, एक उस तजर्बे में से गुजर के कुछ इंकशाफ उसको होते हैं, तख्लीकी जो एक सफर है उसके हवाले से वो जानने का एक अमल भी है। और मेरे सवाल का एक पहला टुकड़ा ये था कि क्या वो जो लाइफ फॉर्म है हम उसे कंप्लीटली कन्वे कर पाते हैं? हाँ, ये एक मामला है। देखिए बात ये है कि आप कहते हैं जी एक प्योर ह्यूमन लाइफ, ये प्योर ह्यूमन कैरेक्टर तो कभी मुमकिन नहीं हुआ, पैगंबरों के हवाले से आप कह सकते हैं, लेकिन क्या इंसान ने जीना छोड़ दिया ये सोचकर? तो तर्जमा इसमें कोई शक नहीं कि एक जुबान से दूसरी जुबान में जब आप गिरा बांधते हैं तो वो कुछ हिस्सा बहरा रह जाता है, आप उसको कितना ही आप उसको कोशिश करें वो उसमें ट्रांसफर नहीं होता। बिल्कुल, तो इससे तो इनकार नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तर्जमा छोड़ दें या जानने की ख्वाहिश छोड़ दें। आप कायनात को आज तक नहीं समझ सके, लेकिन ये कि एक तर्जुमा ये है कि मक्खी पे मक्खी रख के मार दी, लेकिन एक ये है कि आपने मक्खी पे आपने एक बटरफ्लाई। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो मकातबे फिक्र, एक है जिसमें इंतजार साहब है, अस्करी को भी लगा लेना, ये लोग हैं, ये कहते हैं जी जो तर्जुमा है उसको अपने जिस जुबान में वो तर्जुमा हो रहा है
उसके साथ वफादार होना चाहिए, सही। जिस तरह एक नाज़ो अदा से भरी हुई एक खातून महबूबा हो सकती है, और कुछ का ख्याल नहीं, उसमें चाहे वो चमक दमक ना हो, नाजो नखर ना हो, और उसमें मुहावरे की चाशनी और मजा का हुस्न ना हो, लेकिन उसको अपने असल वतन के साथ बावफा होना चाहिए, एक बीवी की तरह। तो ये उन्होंने मिसाल दी हुई है। अच्छा, तो अब उसमें भी लोग आते हैं, मतलब ये मेमन साहब है हमारे, शाहिद हमीद है, ये सब लोग जो अजमल कमाल है, ये सब उसमें उन लोगों में आते हैं कि जो कहते हैं कि जो मुतरजम का काम ये है कि वो जो जायका उस जुबान का है, जो रंग उस जुबान में है, वो सब के सब एन मैन उसको मुंतकिल करे उर्दू में, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाला है वो चाहे उससे वह उससे वो उसका उसकी एक मुवाफकत नहीं है, या उसको उसका चस्का नहीं है, उसको उसकी आदत नहीं है, लेकिन वो यही तो मकसद है कि भी आपको नया एक तजुर्बा जो है कन्वे करे, बजाय इसके कि आप वो चाइनीज कॉर्नफ्लोर सूप लें, और उसमें मिर्चें डाल दें और बहुत सारा नमक डाल दें, उसको देसी बना के पिए, तो वो उसी तरह से उस टेस्ट को देखें जो उसका असल टेस्ट है। तो लेकिन वो दूसरे कहते नहीं कि भी आपने सूप को अगर आपने मुतारफ कराना लोगों, तो आपको उनके टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, तो उसको बनाना पड़ेगा आपको उसके मुताबिक, ताकि वो टेस्ट कर सके। बहुत जबरदस्त एनालॉजीज हाँ, दोनों स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं मुतरजमी हमारे। तो मेरा जाती जो अपना एक तरीकाकार है कि आप पहला जो बुनियादी फर्ज है मुतरजिम का, कि वो असल मतन के साथ वफादार रहे, सही, और उसको निभाए, उसको जो भी उसका एक जायका है, रंग है, उसको ट्रांसफर करे, नंबर एक। दूसरा ये कि एक अच्छे ट्रांसलेटर से मुराद ये होती है कि उसको उस जुबान का ज्यादा उस पर दर्क हो, या उसको ज्यादा उस पर कुदरत हो जुबान पर जिसमें तर्जमा कर रहा है, सही, और वो उसके मुहावरे को समझे जो जिससे वो मतन ले रहा है, और वो उसको उसी तरह से लिखे जिस तरह अगर वो काफका इस जुबान में लिखता तो वो कैसा लिखता। तो उसके लिए फिर पूरी की पूरी लफ्जियात बदल जाती है, पूरी उसकी सेंसिबिलिटी बदल जाती है, बिल्कुल, उसकी फ्रेजिंग बदल जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। तो वो उसको इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर विजिलेंस। तो उसको विजिलेंट होना पड़ता है। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसको पहले उस राइटर को पढ़ें, उसके मिजाज को समझें, उसकी फिजा में आप दाखिल हो जाएं, उसके बाद फिर उसके एक्ट करते हुए कि मैं काफका हूँ, मैं लिख रहा हूँ उर्दू, तो फिर आप लिखें। तो फिर आपकी ये नहीं कि आप अगर मैं एक अदाकार हूँ और मैं किसी फकीर की या किसी बादशाह की का किरदार अदा कर रहा हूँ तो मैं बादशाह बन जाऊंगा, लेकिन अदाकारी का कमाल ये है कि वो लगे ना कि ये फकीर नहीं है, बिल्कुल, इस हद तक वो उसको कॉपी करे, तो ये कॉपी करने वाला मामला ही होता है, बिल्कुल। लेकिन ये तख्लीके सानी है, बिल्कुल, तख्लीके नौ नहीं कह सकते, लेकिन तख्लीके सानी है, जिस तरह एक तख्लीकी काम होता है। तर्जमा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तर्जमा अगर अच्छा किया गया है तो वो तख्लीके सानी, बिल्कुल, वो भी तख्लीक के ही दर्जे पे आता है, लेकिन जाहिर है उस पर लेबल तो ये लगेगा ना कि ये खिलाफ से, क्योंकि काफका ने जो लिखा, अब उसको नहीं पता कि उर्दू में क्या कैसा, वो पढ़ भी नहीं सकता उसको, बिल्कुल, वो उसको ऑन भी नहीं शायद करेगा, बिल्कुल, उसको वो उर्दू की सेंसिबिलिटी को नहीं ग्रिप कर पाएगा। तो लेकिन ये कि आपने उसको इंसाफ किस तरह करना है, तो ये और फिर ये कि जो ताजिम होते हैं वो एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज का भी एक जरिया बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बिल्कुल, कि जमाने मुझे मैंने पढ़ा ब्रादर करामत, बिल्कुल, मुझे शौक हुआ कि मैं इसको तर्जमा करूँ। अच्छा, मैंने उसके कोई 2-3 जो तर्जमे थे पेंगुइन के, पिकाडोर वगैरह के, वो मैंने इकट्ठे किए और मैंने रख लिए 3 तर्जमे। मेरा तरीका कि मैं 3-4 तर्जमे जो होते हैं रख लेता था। अब तो खैर नेट पे काफी अवेलेबल है, तब इतना ये सहूलत नहीं थी। तो मैंने कोई 60-70 सफ़े किए, तो मैं टी हाउस गया लाहौर में, तो वहाँ पे शाहिद हमीद साहब बैठे हुए, उन्होंने भी किया। शाहिद हमीद साहब से ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा आज के आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं बड़ा तकड़ा बुजुर्ग को तर्जमा कर रहे हैं। ओहो, मैंने कहा अच्छा, तो करो, तो मैं काफी कर लिया। तो मैंने कहा किस किताब को आपने, किस मुतरजिम को आपने पढ़ा,
तो उन्होंने कहा मैं 9 तर्जमे इकट्ठे किए। तो एक और तर्जमा है जो पेंगुइन का छपा हुआ है, लेकिन वो एवरेज फॉर्म है, यानी कि एवरेज नहीं है, अच्छा, वो है तो लेकिन complete है। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने अवामी दिलचस्पी को मद्देनजर रख के जरा सा उसको उसकी फ्रेजिंग को जरा सा डिफरेंट कर दिया, ट्विस्ट दे दिया। अच्छा, मतलब एक अदबी फ्रेजिंग होती है ना कि हाँ, जो अदबी जबान नहीं है वो एक फ्रेजिंग जो फिक्रा बनाने की होती है ना, एक हाँ, उसकी अपनी ग्रामर जो इसका तरीकेकार है राइटर का, उससे जरा चेंज कर दिया थोड़ा सा, ताकि वो पढ़ने वाला जो उसको वो बहुत ज्यादा अजनबी ना लगे। सही। तो मैंने कहा जी वो हुआ, कहते जी वो एक 10वां वो है, वो मैं तलाश कर रहा हूँ, तो वो भी आ जाएगा तो फिर मेरा सेट मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने कहा भी तर्जुमा तो इस तरह होता है। फिर साथ साथ वो क्या करते हैं कि जहां भी वो ऐसा लफ्ज देखते हैं या कोई टर्म देखते हैं या कोई चीज ऐसी है जिसका वो मेंशनिंग उसमें हो रही है, उसका वो हाशिए में इसका जिक्र करते हैं। आप देखें उनके तर्जुमे जो है वो वार एंड पीस का तर्जुमा है या ब्रदर का मुस्तकिल, तो साथ साथ उसके हवाशी भी चल रहे हैं, तो पूरा रिसर्च वर्क भी है, वो ट्रांसलेशन भी है, तो वो तर्जुमा तो इस तरह होता है। जोए नून अंसारी की तलादी जोए भाई, मशहूर थे। हाँ वो बहुत मशहूर। वो मैं काफी रशियन जानते भी थे शायद। वो जो उनके साथ काम करते थे वो एक दफा लाहौर आए, अच्छा, कुछ अरसा पहले, तो वो उनके जूनियर थे या असिस्टेंट थे उनके, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि वो रशियन नहीं जानते थे, यानी इतनी नहीं जानते थे कि वो अदब पढ़ सके, तो वो एक रशियन के साथ बैठ के वो तर्जमा करते थे, यानी उनको अंग्रेजी भी अबूर था, वो रशियन जो था उसको कुछ उर्दू आती थी, इनको कुछ रशियन आती थी, उससे मिलके वो तर्जमा करते, तो उससे फिर उसका रस बढ़ जाता है कि वो पूरी लेकिन उनके तर्जमे रशिया के जो बहुत पेनस्टेकिंग काम है, बहुत पेनस्टेकिंग। जितनी जिम्मेदारी वो महसूस करेंगे उतनी पेनस्टेकिंग। बिल्कुल। अब यहीं से एक सेगवे लेते हैं, हम एक और सवाल की तरफ दाखिल होते हैं कि आप अपने फिक्शन की तरफ कैसे आए, क्या मोटिवेशन थी, किस तरीके से आपने सोचा कि अब मुझे भी लिखना चाहिए? शायरी में करता था। अच्छा, शुरू की वो एक एज होती है ना जिसमें हर चीज शायरी होती है। बिल्कुल। तो आपको आवाजें भी मुतरन्नम सुनाई देती हैं और तस्वीरें भी आपको रंगदार दिखाई देती हैं, और तजुर्बात में भी आपकी शेरियत घुल जाती है, तो आपको चीजें इस नहीं समझ आती, तो उस जमाने में शायरी आप करते हैं। तो एमए में आके एक तजुर्बा इस तरह का हुआ कि मैंने कहा नहीं, ये तो कोई बात नहीं है कि एक तजुर्बा होता है तो आप शायरी शुरू कर देते हैं, अब वो खत्म हो गया तो शायरी खत्म। तो मैंने कहा नहीं, ये शायर ही अफोर्ड कर सकते हैं, और जितने पैशनेट शायर होते हैं, मैं उस तरह अब मैं शायरी के हवाले से एक और तरह से सोचता हूँ। देखिए मेरा ख्याल है कि जो अदब है उससे मुराद शायरी, अच्छा, और जो फिक्शन भी है उसको भी हम शेर के ऊपर ही नापते हैं कि अच्छी नसर हो, अच्छा बयान हो, सलीका मंदी, वो एक जो शेरी सलीका मंदी है उसी को हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपने किस तरह किस चीज को बयान किया, वो सलीका, ये सब शेर से आपको शायरी का सलीका जो आप उसको बरत रहे होते हैं। तो असल में जो अदब है ना उससे मुराद शायरी है। यानी शायरी का मैट्रिक है जो आप एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि नसर कितनी अच्छी है। अब आप बहुत बड़ा बयान है, आप देखें ना, आप अखबारी नसर में आप लिखें सहाफती नसर कहते हैं, हुसन तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आधे से ज्यादा हुसन खत्म हो जाएगा, चाहे आपने उसमें कैसे ही कोई कमाल का कोई जाविया पेश कर दिया हकीकत में। वो आपका जो बयान करने का सलीका है और आपका जो जाविया निगाह है, जिस जाविये से आप उस मंजर को देख रहे हैं या तजुर्बे से गुजर रहे हैं, वो बयान करने का जो तरीका आपका, उससे आपके अदब का जो मेयार है बनता है कि आपने इसका बयान किया। तो वो असल में तो शायरी है, जो आला तरीन जो तख्लीक है वो शायरी है। और एक सेकंड बस, मैं एक आपकी ये बात मैं चाहता नहीं हूँ कि ये हम इसको मिस कर दें। मैं ये चाहता हूँ कि क्या जो नसर के लिखने वाले, जैसे मैं नैयर मसूद साहब को पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा कि मैं नसर की जो खूबी है, जो स्ट्रेंथ है, उससे ही नसर लिखना चाहता हूँ। मैं शायराना यानी मुसज्जा और मुरस्सा नसर से मैं अपनी जो लैंग्वेज है उससे मैं अपनी नसर को कुव्वत नहीं बख्शना चाहता। जैसे लोग मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं, सिमिलीज इस्तेमाल करते हैं, सही। लेकिन मैं अभी रिसेंटली मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा ताहिरा इकबाल साहब। तो ताहिरा इकबाल साहब के तो जो
स्टाइल है उनका, वो बहुत क्लोज है पोइट्री से। बात बहुत पोइटिकल उनके जुमले होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स बड़े पोइटिकल होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये तो एक बहती हुई शायरी में पढ़ रहा हूँ, नसर नहीं पढ़ रहा। तो आपका क्या ख्याल है, देखिए किस तरह की नसर होनी आप चाहिए? बात करें नसर की, ठीक है, मैंने नसर की बात नहीं की। सही। नसर एक है, वो भी हवाला बनता है कि आपकी बाज का अल्फाज जो है, जो आपकी लफ्जियात है, वो शेरियत में ढले होते हैं, यही होता है ना, यही आप कह रहे हैं। मैंने ये बात नहीं की। शेरियत से मुराद ये है कि आप देखें, अब नईर मशहूद की बात आपने की, तो उनकी फजा सारी देखें आप। बहुत खाबनाक सी फिजा है। खाबनाक फजा है, सर्रियल। शेरी फजा है। बिल्कुल। जहाँ पे आप रियलिटी से जरा सा हटते हैं, वो जो आगे जो उस सरहद से पार जो है, काफकाई है, वो काफी सारे हद का तक। सारा वो एक धुंध है, एक धुंधलापन है, उसी में सारी खूबसूरती है कि आप उसमें नपूश तलाश करते हैं। और फिर वो जैसा जिसके गुमान में आई वाली बात जो है, वो यही है कि आपने उसको किस तरह देखा, और फिर यही कमाल होता है। अब एक मंजर है, मैं तो इस बोतल को देख रहा हूँ, ये ऐसे ही है, सब ऐसे ही देखेंगे, बिल्कुल। लेकिन हर अदीब जो है वो इसको मुख्तलिफ एंगल से देख रहा होता है, अपने हिसाब से देख रहा होता है। तो वो उसकी जो फजाकारी है, उसका जो एक स्टाइल है उसको बयान करने का, ये सब शेरियत, ये सब इसमें जो जमालियती पैमाने हैं, वो शायरी से हम ले रहे होते हैं, और उसी की बुनियाद पे हम कहते हैं कि अच्छा, जो इंशाई कुव्वत है ना आपकी, नस्ल की जो कुव्वत कहते हैं, वो एक अलग बात है, और मैं भी उसके हक में नहीं हूँ। फिक्शन की जुबान जो वो ज्यादा डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए आपकी उस सकाफत से, आपकी जमीन से, जहाँ पे आप सांस ले रहे हैं, जिस जमीन ने आपको एक खास तरह का फिजिकल जो सरापा आपको दिया। मतलब ये मेरा बहुत अच्छी बात कही, एम्बॉडीमेंट की, जो भी, हाँ, मेरा मिजाज है, कल्चरल एम्बॉडीमेंट, मेरा लहजा है, मेरी एक रंगत है, ये सब एक खास तरह की जमीन से जुड़प की वजह से, एक जोग्राफी जो एक मेरी हद बंदी है, वाह, बहुत उससे बना है। बहुत तो वहीं से आपका अदब भी फूटना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन जो अदब का जो मेयार है वो यही होगा फिर कि आपका सलीका क्या है, बात करने का अंदाज क्या है, आपकी अपनी रवायत पे कितनी गिरफ्त है। तो आपका सवाल क्या था? सवाल मेरा ये था कि मैं बस यही यानी जज करना चाह रहा था कि आपको लगता है कि हाँ, एक तरफ नैयर मसूद की जो नसर है, जो कि वाकई बहुत जमीनी और काफी जमीनी भी है, जैसे आप कह रहे हैं डाउन टू अर्थ है। हाँ, नसर तो उनकी बहुत शानदार, हाँ, बहुत शानदार, बहुत सुथरी नसर है, ऐसा लगता है कि कोई शिकन नहीं है उस नसर के अंदर। और दूसरी तरफ मुझे ताहिरा इकबाल, उसकी जलालत है, एक बहती हुई नसर है, बहुत जोरदार। आपको लगता है कि हाँ, इन दोनों नसर के अंदर, जैसे किसी जमाने के अंदर आप ये देखें, जैसे बहुत नसर लिखते थे, वो बहुत साइंटिफिक तौर की नसर थी, वो जो सर सैयद लिखते थे, और फिर उसके बाद वो आए, आजाद आए, और आजाद की नसर बहुत शायराना थी, वो नसर शायराना। तो आप इन दोनों की क्या आपको महसूस होता है कि हाँ, ये दोनों कैटेगरीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों इनके ऊपर एप्लीकेबल है, ये दोनों लिखने वालों के ऊपर? जो इंशाई है ना जी, हुस्न जो है वो बिल्कुल अलग चीज है, फिक्शन एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। और फिक्शन से मुराद ये है कि मसला एक पेंटर है, तो उसने जो भी कुछ बयान करना है, उसमें वो रंग उसका मीडियम है, उसे रंग से बयान करना है। इस तरह जो फिक्शन निगार है, उसका जो मीडियम है वो वाकया है, वकूआ। अब अगर वो उसने कुछ भी बयान करना है, चाहे वो अपना गुस्सा बयान कर रहा है, मोहब्बत बयान कर रहा है, चाहे वो अपनी हैरत बयान कर रहा है, कुछ भी बयान, तकलीफ बयान कर रहा है, तो उसको वाकये के फ्रेम से बाहर निकल के नहीं। होता ये है कि हम जो लिखने वाले हैं वो थोड़ी उजल का शिकार होते हैं। तो मतलब मैं अगर बयान करना चाहता हूँ कि मैं उदास हूँ, तो मैं सीधे से लिख दूंगा कि मैं उदास हूँ। अब मेरा तो ख्याल है ये फिक्शन से बाहर है, फिक्र है, ठीक है। फिक्शन से मुराद है कि वकूआ आप लिखें, और ये जो फैसला है कि आप उदास हैं या नाराज हैं या खफा है या आप खुश हैं, ये फैसला तो उस तस्वीर को देखने, फिक्शन तो पिक्टोरियल है, उस तस्वीर को देखने वाला जो है वो खुद उस तक पहुंच जाए। वो तो कहते हैं जी, आप मुझे फिक्शन निगार जो है, ये मेरा एक जुमला है, फिक्शन निगार वो बताता नहीं है जो वो दिखाना चाहता है।
वाह, बल्कि वो दिखाता है जो वो वो बताना चाहता बताना चाहता है। है। वाह। तो ये जो दिखाने वाला मामला है ना कि आप उसको कहानियां ना सुनाएं, आप तो उसको वाकया पेज नजर देखे ना आप। वाह, बहुत जबरदस्त। आप तो पूछता हूँ कि आपने फिल्म देखने गए तो क्या आपने एक स्टोरी सुना दी, लेकिन जब मैं कहानी लिखूंगा तो वो स्टोरी सुनाने से एक मुख्तलिफ बात होगी। ये एक फर्क है। उसका उसका मतलब है कि उस प्रोसेस में आप दाखिल हो जाएंगे। जब आप कहानी सुनाते हैं तो देखें, कहानी जो है वो अपने आगाज और अंजाम में नहीं होती। ये तो एक फिजूल सी बात है ना कि आगाज और अंजाम में होती है। तो इस तरह तो अब वो आनंदी पे लिखा था अस्करी साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये जो कहानी है ये तो किसी के दिल में भी आ सकती थी। कोई भी अच्छा मामूली दर्जे का जो उस दर्जे का जो है वो लिखने वाला आ सकती है। उसका जो असल कमाल है वो उसके बयान में है, उस प्रोसेस में है जिसमें वो कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी अपने प्रोसेस में होती है कि आपने किस वाकये, एक तो वाकया बहुत है और फिर उसके प्रोसेस में उतरने का मतलब ये है कि उसकी जो एक सिंगल लेयर है वाकये की, उसके नीचे जो लेयर्स हैं जो उसकी डेप्थ और उसकी वसत को बनाती है। मजीद पढ़ते हैं, मानवी पढ़ते हैं उसके जो अगली जो डायमेंशन है, एक वसत की डायमेंशन है और एक उसकी डेप्थ की डायमेंशन है। बड़े अदब से मुराद बड़ा अदब मुमकिन नहीं है जो गहरा नहीं है। जो सिंगल लेयर है वो बड़ा अदब, इसलिए हम कमर्शियल लिटरेचर को अलग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सिंगल लेयर होता है, आर्कीटाइपल उसके कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो इसीलिए उसको संजीदा अदब में शुमार नहीं किया जा सकता। संजीदा अदब फिक्शन जो है वो दास्तान से और कमर्शियल राइटिंग से तभी अलग हुआ जब उसने हकीकत और किरदार की जो जाहिरी एक सूरत है, उसके नीचे जो परतें हैं हकीकत की, उसके बातन के अंदर जो मुख्तलिफ जो डायलमा उसका है, उसमें उतरने की कोशिश। कॉन्ट्रडिक्शन और जितना ज्यादा वो उतरा, जितना ज्यादा वो गहरा हुआ, उतना ही वो अदब बड़ा हुआ। क्या आपने बहुत शानदार, बड़ी इंसाइटफुल ये बातें की हैं आपने। हाँ, बहुत बहुत कमाल। और ये जो वाकये का एक हदबंदी है ना, इसको तोड़ना आमतौर पर टूट जाता है। आप देखें ना, जब हम फिक्शन लिख रहे होते हैं, कहानी लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वाकया चल रहा था, अब ये राइटर खुद आ गया। अक्सर होता है ना कि आप खुद ही तबसरा करना शुरू कर देते हैं, आप वकूअ से बाहर निकल गए क्योंकि आपको जल्दी है बात कह देने की, थर्ड पर्सन नैरेटर। तो आप बात कहने के चक्कर में आप उस वकूए की जो जहमत है उसको उठाने की बजाय आप वो सीधे से बयान करना शुरू कर देते हैं कि ये कितना जालिम है, उसने जनाब उसके खानदान तबाह कर दिया और ये कर दिया, मतलब ये आपने खुद बयान करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। गैरेडा ने एक जगह लिखा कि नॉवेल जो है ना हमें एक ऐसी स्पेस देता है, नॉवेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें ये स्पेस देता है कि हम उसके अंदर कुछ भी कह सकते हैं। तो शायरी में भी है, शॉर्ट स्टोरी में भी है, असल में ये तो नहीं, आप उसके अंदर शायद उसके मुराद ये होगी कि हम उसके अंदर पॉलिटिकल आइडियाज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत, और हम उसके अंदर और भी एथिकल जो भी यानी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन है हमारे अहद के अंदर, जो मसला है हमारा बहुत बड़ा, हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो आपको कहीं ये लगता है कि हाँ ये जो इसकी हैयतें हैं नॉवेल की, इसके अंदर जैसे जो मॉडर्न एरा का जो नॉवेल लिखा गया उसके अंदर ऐसा होता है कि कोई लीनियर नहीं है, वो जो नरेशन है, बाज दफा कहीं जंप करके वो टाइम के अंदर पीछे चला जाता है, आगे चला जाता है, या जो भी साइंस फिक्शन लिखा जा रहा है, इतना कमाल साइंस फिक्शन लिखा जा रहा है कि मैं पढ़ के मैं तो हक बक रह गया था। ये जिस तरह का एक चाइनीज राइटर मुझे बहुत पसंद है, चाइनीज अमेरिकन है वो बेसिकली, उसकी बड़ी एक जबरदस्त कहानी थी, द केमिस्ट एंड द अल्केमिस्ट गेट, द मर्चेंट एंड द अल्केमिस्ट गेट, और एक तो मेरे हाफजे से नाम बसर जाते हैं, वो बड़ा कमाल राइटर है। तो अब आप लगता है कि हाँ ये जो एक टर्न आ रहा है फिक्शन के अंदर, इसको एक्सप्लोर करते हैं जो फैंटेसी से थोड़ा सा करीब है, लेकिन बहुत फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक किस्म की उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। दूसरी बात मुझे फिर मैं जब उस पर आएंगे तो फिर मुझे याद करवाइएगा। पहली बात तो ये कि देखिए, अपना फिक्शन जो है वो असल में कोई भी अदब का सिंफ है, फिक्शन है, अपना नावल है, कहानी है या
शायरी है, ये सब इंसान को और इंसान और उसके इर्द गिर्द समाज को और पूरी जो ग्रैंड स्कीम ऑफ यूनिवर्स है उसके साथ जो इनका आपस में रब्त और जब्त है उसको समझने की कोशिश है। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो अब हर दौर में होती है और हर दौर अपने अपने जो इल्म की जिस महराज पे पहुंचा होता है, यानी जो एक सतह उस पेशरफ हो चुकी होती है, उससे आगे की वो बात करते हैं। मतलब पहले इंसान के बारे में एक आर्किटाइपल सा एक तस्वर था कि नेक और बद की एक बड़ी वाज़ेह डिवीजन थी, बिल्कुल सर। कि ये विलन्स हैं और ये हीरोज हैं और ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये रात और ये दिन है, ये सफेद है, ये स्याह है। तो लेकिन ये कि इल्म की पेशरफ्त में, नफ्सियात की पेशरफ्त में और फिर जो आपकी जो फिजिक्स के साथ क्वांटम मैकेनिक्स जो आ गए उसकी थ्योरी के पेश नजर, फिर आइंस्टाइन ने तो तमाम कुश्तों के पीछे लगा दी, उसने तो सबको उड़ा के रख दिया। तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास क्या है कि जी आपने कहा जी एक एटम है, आपने बहुत बड़ी छलांग लगाई, ये एटम है और इस तरह के बहुत सारे एटम मिलके ट्रिलियंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर मजीद। वो आप उसके बाद आपने देखा कि नहीं एटम अकेला नहीं, इसके अंदर भी कुछ है। यानी आपने एक आलमे असगर को भी दरियाफ्त करना शुरू किया, नहीं ये छोटा सा आइटम है लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपने उस कायनात के अंदर उतरे तो आपको 3 पार्टिकल नजर आए, ठीक है। उसके बाद क्वार्क्स आ गए, क्वार्क्स के बाद क्वांटम थ्योरी के नजरिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्वार्क्स के बाद अब आपने जब उसको भी तोड़ दिया तो आपने देखा कि वो जो क्वार्क्स है उनको भी जब हम तोड़ा तो सिर्फ वेव्स बाकी रह गए। अब ये बात कितनी अजीब है कि इस वक्त जो कुछ भी है ये वेव्स है, ये हमारा एक कॉन्शियसनेस है जो कि हमें बताता है कि ये इसकी साख्त ये है, इसका रंग ये है, इसकी खुशबू ये है। तो सारी गेम तो कॉन्शियसनेस पे होगी ना। अब हकीकत का जो तस्वर था बहुत सादा सा कि ये दीवार है और ये दरवाजा है और ये टेबल पड़ी हुई है, वो अब हमें पिघलाना लगता है। बिल्कुल 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 ही सतही सा, फर्जी सा और बिल्कुल बचकाना सा लगता है। अब साइंस जिस तरह आगे बढ़ रही है तो वो तो कहते हैं जी कायनात वही है जो जैसे हमारा कॉन्शियसनेस है जो कि हमारी कायनात को बना रहा है। इसलिए वो जो सोच का जो ताकत है, जैसे आप कहते हैं ख्याल की ताकत, उसका भी बात होती रहती है। तो इतनी पेचीदा इंसानी सूरत हाल को बयान करने के लिए जो एक बयानिया चाहिए वो फिक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और नावल का एक में उतनी वसत है कि उसमें तमाम जो तजर्बात है हमारे जो इल्मी पेश रफ्ता है उसके साथ जो नई टर्म्स आई हैं, अपने हमारे नए जो मंतके हमारे सामने आए हैं उनको उसमें दरियाफ्त करने के अमल में जाए। लेकिन इससे अब जुड़ी, ये तो हो गया नावल का एक जो बुनियादी फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, मैं यही समझता था, अब भी मैं यही समझता हूँ, लेकिन हुआ ये कि आप देखिए कि दुनिया में इस वक्त जो अगर आप ट्रेंड सेटर्स की बात करें, यानी वो अथॉरिटीज या इदारे जो ट्रेंड सेट करते हैं, उनमें आप फर्ज कीजिए कि सबसे जो अहम तरीन इदारे उनमें एक नोबेल प्राइज भी, इस तरह भी कई इदारे होंगे जो ये काम कर रहे होते हैं। स्टेट भी आपकी ये काम कर रही होती है और आपके रिसाले, आपके पब्लिशर, आपकी पूरी जो यहाँ तो पब्लिशिंग मार्केट, वहाँ तो इंडस्ट्री, वहाँ एक पूरा कारपोरेट सेक्टर है, कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा है पब्लिशिंग भी। तो वहाँ पे पब्लिशिंग का जो पूरा इंडस्ट्री है वो काम कर रही होती है। तो अब हुआ ये कि नोबेल प्राइज की हम मिसाल लेते हैं, फर्ज कीजिए उसमें अब पिछले 25 सालों में मेरा ख्याल है कि 20-22 जो इनाम गए वो नावल निगारों को गए, ठीक है। अब भी जब भी हर साल एक लिस्ट आती है मोस्ट फेवरेट और एक्सपेक्टेड जो है, जो विनर्स हो सकते हैं, उसमें सारे नावल लगा दिए थे। तो शायरी को आपने बिल्कुल ही स्नब कर दिया, शायरी को आपने पसे पुष्प डाल दिया, शायरी को आपने इग्नोर कर दिया एक बिल्कुल सिस्टमैटिक अंदाज में। क्या इसका मतलब ये है कि इन 25 सालों में, खासतौर पर इससे पहले से भी शुरू हो गया था, हम तो 25 साल की बात करेंगे, कि क्या दुनिया में शायरी खत्म हो गई और लोग, इंसान ने ख्वाब देखना, ख्वाहिश करना, ख्याल की ताकत के साथ इस कायनात को समझने की कोशिश करना
वगैरह सब छोड़ दिए। बहुत अहम बात कर रहे हैं आप, बहुत ठीक है। अहम बात। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। बड़े बड़े अच्छी शायरी हो रही है, बड़े बड़े ज़हन मैं तो का काम कर रहे हैं आप तो लूसी क्लिफ्टन, मैरी ओलिवर, क्या लिखते हैं ये दोनों खवातीन तो। ये तो आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, जी। पूरी दुनिया में इतनी जुबान हाँ, यहाँ हमारे अहमद शामलो है फारसी के अंदर, अफजाल अहमद सैयद है यहाँ उर्दू में। इसी तरह से शॉर्ट फिक्शन जो है उसमें बड़े बड़े नाम है, लेकिन हुआ ये कि अब मुसलसल आप नावल ही को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्या इससे आपके जेब में कुछ तशवीश पैदा नहीं होती कि ये क्यों बहुत अहम बात तमाम इदारे मिलके नावल को प्रमोट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि हम ये मानते हैं कि नावल जो है वो एक बहुत आला सिर्फ है और उसमें नई हकीकतों को बयान करने की ज्यादा ताकत है। लेकिन आप इसका अब ये नुकसान ये कि लोगों ने शायरी करना छोड़ दी, लोगों ने अफसाना लिखना छोड़ दिया, और जो आपने एक ऐसा इमेज पैदा किया कि अब एक राइटर से मुराद है फिक्शन राइटर और फिक्शन राइटर से मुराद है नावल निगार। बहुत अहम तो बात ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये आप एक इमेज पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल image build कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे अब जबकि अब नावल की एक, अब मैं थोड़ी सी एक उसकी मंफी बात भी कर दूं। एक आपको यानी मैं सॉरी आपको लगता है एक पॉलिटिक्स ऑफ पावर है इसके पीछे, हो सकता है, जिसकी वजह से खासतौर पे हम देखते हैं कि डोमिनेंस एक हासिल कर लिए नॉवेल ने। देखिए, जैसे शायरी भी बहुत अच्छी लिखी जा रही है, बहुत शानदार है, बहुत आप उसको बहुत शानदार सुलभ कर रहे हैं, आप उसको पीछे धकेल रहे हैं। और इसी तरह से आप इसमें दो बातें हैं। एक सेकंड बस, आपकी बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों अरबी लिटरेचर पढ़ रहा था, ये कमाल शायरी। कभी हम देखते नहीं है कि फलस्तीन के राइटर को किसी मोहम्मद ताहा को या और बड़े कमाल लिख रहे हैं लोग वहां पर, अल सवादी है और दीगर, मुझे नाम इस वक्त हाफिज़े से बसर है मेरे, इन लोगों को नहीं मिलता। हाँ, देखिए ना, इसको आप जानबूझ क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप जब क्यों, क्या आप जवाब खुद से सोचते हैं इस पर कि क्यों भी, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी एक वजह तो वो खुद बयान करते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये हीगल से शुरू हुआ था काम। अच्छा, पहले बार उसने कहा था, फिर बाद में कुछ लोग आए, लेकिन ये चूंकि फजूल से बात थी तो इसको फिर इग्नोर कर, इसको ज्यादा बात नहीं की गई। लेकिन ये बहरहाल एक हल्की सी लहर मौजूद रही फिक्र की। लेकिन वो ये कहते हैं कि इंसानी शऊर जो है वो इतना साइंटिफिक, इतना लॉजिकल, इतना मारूजी और अमली हो गया अब मैं समझ रहा हूं, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो तखय्युलात की उड़ानें भरे और वो जिंदगी को इस तरह से देखे जिस तरह आप ख्वाब में देखते हैं, और आप ख्वाहिशों और अमंगों, ये सब फजूल बातें, ठीक है। तो अब वो साइंटिफिक रैशनलिज्म, अब वो एक, अब ये है वैसे एक ज़हन ऐसा बन रहा है कि आप उस नए लोगों के लिए लिटरेचर जो है वो एक ख्वाब ख्याल की दुनिया का की बात है, तो उसमें वो इससे बेहतर है। वो तो प्रोडक्टिव इंसान चाहते हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर ऐसा, जो बस वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ताकि जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सके, एफिशिएंट करने के लिए। लिटरेचर जो है वो तो उनको लगता है कि बिल्कुल दिमाग को ये अफयूम खिलाने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये अब ये सोच है जो कि वो प्रमोट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे भी जो दानिश्वर हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, यहाँ पे आप किसी दानिश्वर से जो बात करेंगे वो आपसे यही कहेंगे कि भी आज का ज़हन जो है ना वो नावल के लिए सबसे बेहतर है समझने के लिए, और वो शायरी शूरी उसके अब उसके पास की बात नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगी। एक तो बात ये उनका बहुत अहम बात। अब इसके जवाब में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि जो पब्लिशिंग एज इंडस्ट्री वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे ये इंडस्ट्री है वहाँ पे ये कारपोरेट जो सेक्टर जिसे कहते हैं ना, एक कारपोरेट सेक्टर जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसका वो हिस्सा है। और वहाँ पे जो पब्लिशर है वो एक इन्वेस्टर है, सरमायाकार है। तो सरमाया जो मार्केट है वो चलती है इशू बेस्ड, यानी जो मार्केट है वो इशू बेस्ड होती है। मसलन आप पब्लिशर के पास गए तो वो उसके पास एक इश्यूज है मुख्तलिफ, मतलब औरतों का इशू है, अफगान वार का इशू है, फलस्तीन का इशू है, या कोई बच्चों की लेबर के हवाले से, खासतौर पर 9/11 के बाद खास तरह का लिटरेचर पैदा करना था, कुछ भी इस तरह के इशू, वायलेंस है, रिलीजियस वायलेंस है, या इस तरह की असलियतें हैं, वो उसके पास इश्यूज हैं। वो आपको कहेगा कि भी आजकल जो मार्केट है
उसमें गर्म है ये अफगान वार का इशू। तो क्या आप अफगान वार पे लिख सकते हैं? तो एक 3 लोग बैठे हुए, शायद कहेगा जी मैं ये एक नज्म लिख ली मैंने, एक और नज्म लिख लूंगा। वो कहता नहीं, पूरा मजमुआ। कहता है ये मुश्किल है। तो वो कहते हैं इसको तो बिठाओ ना वहां, चाय पिलाओ। अफसाने का एक अफसाना लिख लेगा, 2 लिख लेगा, 3 लिख लेगा, लेकिन पूरा मजमुआ या कई मजमुए एक ही मौजू पर, वो आई, कोरोना कोविड आ गई, तो वो पूरी किताब अब कौन लिखेगा? एक कहानी लिख सकता, वो भी साइड पे चला गया। और नावल निगाह जो है वो सबसे ज्यादा कंपेटिबल है इस मार्केट के साथ, क्योंकि वो नावल भी इशू बेस्ड ही होता है। अब जितने भी आप देखें हमारे अपने जो यहाँ पाकिस्तान के जो अंग्रेजी में लिखने वाले हैं, वो उनके इश्यूज है मार्केट में, जिसकी बुनियाद पर फंडामेंटलिज्म भी आप देखें। आप यहाँ की लोकल जो एक जो है एक पसमानदगी, ज़हनी पसमानदगी, उस पर लिखें। पॉलिटिकल जो एक हमारी एक इंतशार, उस पर, यानी जो इश्यूज हमसे जुड़े हुए हैं उस पर लिखिए आप नावल, तो हम उसको छाप लेंगे। तो मार्केट से ज्यादा मुवाफिक ये नावल की इस तरह भी बनती है। लेकिन मेरा एक और दिन में ख्याल आता है, वो थोड़ा सा इससे डीप है। मैं कहता हूँ कि जो नावल है वो एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। सही, ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। इंसान की जो फितरत है, उसका मिजाज जो है, अब देखिए उसका मिजाज क्या है। एक कंप्यूटर में एक ब्रेन में फर्क है। ठीक है, कंप्यूटर को आप कमांड देते हैं कि जी मुझे मिर्जा गालिब पे कुछ या जो कुछ भी आप मुझे बताओ। कंप्यूटर आपको 10 सफ़े का या 10,000 सफ़े का डेटा इकट्ठा कर देता है, जो सारे का सारा गालिब पे है। उसमें कोई एक लफ्ज भी जो है वो गालिब के हवाले के हट के नहीं होगा। ये कंप्यूटर का कमाल है। ठीक है, लेकिन ब्रेन में भी उतने ही, फर्ज कीजिए, डेटा मौजूद है जितना कंप्यूटर में है, फर्ज कर लें, बिल्कुल। लेकिन जब आप ब्रेन से कहेंगे तो ब्रेन की वर्किंग और तरह से, उसमें तमाम डेटा मौजूद है, बिल्कुल, लेकिन उसमें तमाम जो न्यूरॉन्स है आपके, वो बेवक्त चमक रहे होते हैं। मैं अगर एक गालिब के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो कहीं अमीर खुसरो भी इसमें आ रहा है, कहीं वो जो फारसी रवायत, वो तमाम डॉट्स को कनेक्ट, फारसी रवायत के भी जो हवाले वो भी इसमें आ रहे हैं, कहीं मेरे जाती तजुर्बात उसमें आ रहे हैं, कहीं मेरा अंग्रेजी का और शेक्सपियर का मुताला भी आ रहा है, कहीं साइंस की क्वांटम मैकेनिक्स का भी कोई चीजें, सब न्यूरॉन चमक रहे हैं, और वो एक जो मलगूबा सा बनता है, न्यूरल लिंक बन रहा है, वो क्रिएटिव होगा, लेकिन वो उस तरह साइंटिफिक नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जिस तरह का कंप्यूटर का है। ठीक है, अब जो आपकी मॉडर्न वर्ल्ड है उसका मिजाज क्या है? इनह्यूमन। बहुत जबरदस्त, बहुत। तो आप जितने इनह्यूमन है उतने ही आप लॉजिकल है, उतने ही आप ऑब्जेक्टिव है, उतने ही आप रैशनल है, कमाल बात कही आप, और उतने ही आप मुवाफिक हैं हमारी जो मॉडर्न टेक्निकल सेंसिबिलिटी के साथ। लेकिन जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसके करीब तर कौन है? वो तो अब इतना ज्यादा लॉजिकल होना, ये इंसानी फितरत के, पता नहीं ये बात आप ये सुनने वाले क्या कहेंगे, ये उसके उलट है। इंसान बुनियादी तौर पे लॉजिकल नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जिसे आप हैवानी फितरत कहते हैं वो लॉजिकल नहीं, इसीलिए वो क्रिएटिव है। लॉजिकल होना बहुत शानदार बात है, लेकिन वो दिमाग को दिल के पीछे होना चाहिए, ना कि उसके आगे। वो कहा भी है ना ह्यूम ने कि लॉजिक रीजन शुड बी स्लेव टू द पैशन। तो रीजन सही कह रहा हूँ, रीजन इज स्लेव टू द पैशन। रीजन जो है वो बिल्कुल आपका एक बहुत बड़ा टूल है, जिससे आप बहुत सारे तारीख रास्तों पे रोशनी कर सकते हैं और बहुत सारी मंजिलें मार सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलात को। बिल्कुल, ऑफकोर्स आप आपको मैप आउट करना है अपनी लाइफ को, तो इम्पोर्टेंट टूल है, लेकिन आप इस तरह से उसको लॉजिकल नहीं बना सकते। यानी इतना डोमिनेंस दे देना कि आपके तमाम और जो आज़ाएं वो बिल्कुल पिचक के सुकड़ जाए, एकदम श्रिंक हो जाए, आपका दिल भी गायब, आपकी बॉडी भी एक ऐसा लगता है जैसे बीमार आदमी के, सिर्फ एक बहुत बड़ा सा दिमाग है आपका। तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं बिल्कुल इन तमाम फैकल्टीज को? जो मैं बस अब इस पूरी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और हमारे बुजुर्ग भी आ गए। बस मैं आखिर में आपसे चाहता हूँ कि आप कुछ कमेंट करें, आप हमारे जो सुनने वाले उनके लिए कुछ
आखिरी कलमात अदा कर दें। ये किस तरह का विजडम आप उनको देना चाहते हैं और कौन सी किताबें जो आप पसंद करते हैं वो भी मुझे बताएं कि आप किस तरह का फिक्शन पसंद करते हैं। अब चूंकि बुजुर्ग यहाँ पे आ चुके हैं तो मेरा उनके अब्रप्टली खत्म करना नहीं चाहता तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। बस ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे, मैं बहुत ममनून हूँ, बहुत ममनून हूँ आसिम भट्ट साहब, बहुत बहुत पुरमगज गुफ्तगू हुई आज हमारी। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून। मुझे इंतजार रहेगा कि इसकी आप जब एडिटिंग थैंक यू।